ये तो एक रस्में जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा पाठक है और आप देख रहे थे जर्नलिस्ट। मेरे साथ जो मौजूद है वो परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उनका परिचय करा देती हूँ। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है जितेंद्र मनुभाई शाह उर्फ जीतो भाई। ये एक लोकप्रिय नेता है, एक चर्चित व्यापारी है, सदैव लोगों के लिए तत्पर रहने वाले समाज सेवी हैं। साथ ही साथ कई सारे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी। आज हम इनके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आज है इनका जन्मदिन। हम बातों बातों में ही कुछ चीजें पूछेंगे, कुछ चीजें जानेंगे, इनके अनुभव के बारे में और जीवन के कार्यकाल के बारे में करेंगे थोड़ी बहुत गुफ्तगू और तकाजे जिंदगी का खूबसूरत हाल भी पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मुझे ये बताइए कि पिछले साल और इस साल का जो शुरुआती दौर है, इसमें से कौन सा आपका ऐसा पल है जो बहुत अच्छा गया और जिसे आप हमेशा याद रखना चाहते हैं? हमेशा ही हर पल अच्छा गया है, ऐसा कोई संदेह नहीं है किसी पल के बारे में। लेकिन इतना ही है कि हर साल एक साल जब बढ़ते जाता है कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, यही महसूस होता है। और क्या, आपने बहुत लंबा टाइम राजनीति में बिताया है और आप एक चर्चित व्यापारी भी हैं, तो आपने पहले से ही सोच रखा था कि आपको राजनीति में भी आना है और समाज सेवा भी करना है, या फिर चलते चलते आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि हम ऐसे भी कर सकते हैं? मैं 13-14 साल का था। मेरे फादर इस विरार के उप सरपंच थे और करीबन 15 साल तक वो राजनीति से जुड़े रहे। और बचपन से ही 12-13 साल की उम्र से ही मैं उनका रोज का ये जो राजनीति के और सोशल काम जो उनका मैं देखते आया, इंस्पिरेशन तो बचपन से था। लेकिन उनके बीमार होने के बाद और हमारे जो पूरे सर्कल में एट द एज ऑफ 28 हमारे दोस्त हितेंद्र ठाकुर, जो मेरे से 3 साल छोटे, लेकिन 28 साल की उम्र में वो एमएलए बने, तो 91 में उनके साथ के जितने सारे दोस्त थे वो सब राजनीति में आए। और 91 में कॉरपोरेशन, नगर परिषद, जहाँ वसई, सोपारा, विरार, ऐसा 4 नगर परिषद की स्थापना हुई। और उनमें सारे में उस वक्त कॉलेज में जो अपोजिशन में भी थे वो भी जुड़ गए और पूरे तालुका के लिए एकजुट होकर नगर सेवक बने। सर, एक सवाल ये भी है, हालांकि मेरे लिस्ट में नहीं था, कि आज आपका जन्मदिन है, तो मुझे बताइए और लोगों को भी बताइए कि आप कितने साल के हुए? मैं 66 कंप्लीट होके अभी कल 67 लगेगा। राजनीति और समाज सेवा दोनों को इक्वल लेकर कैसे चलते हैं, दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस इसलिए है कि पूरे ग्रुप का जो काम है, हमारे नेता के जरिए जो आया हुआ पूरा राजनीति का जो दौर है 25 साल में, कि उसमें सोशल ज़्यादा है और पॉलिटिकल कम है। हम लोग चुन के आने के बाद किसी से दुश्मनी रखते ही नहीं। दूसरे दिन अपोजिशन का कोई लीडर हो या कोई छोटा कार्यकर्ता हो, काम हमारे लायक अगर हम कर सकते हैं तो उसका जरूर करते हैं। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे ना कॉलेज की व्यवस्था थी, ना ढंग की स्कूल थी। ये सारे के सारे काम जो है वो हितेंद्र ठाकुर उसके साथ सारे नगर सेवक, ये एक टीम ने मिलके की है 25 साल में। आप किसको भी पूछो, तो इस तरह से राजनीति से ज़्यादा सोशल काम अपने आप होता है। अभी रोड, रास्ते, गटर छोड़ के म्यूनसिपाल्टी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपेक्षा करेंगे लोग कि मेरा दीवा बत्ती नहीं जल रहा है, मेरा ढक्कन का गटर का टूट गया, या गटर बनाओ या रास्ते बनाओ, मुझे पानी का कनेक्शन दो। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ पे झगड़े, पुलिस स्टेशन के मारामारी, हर चीज़ में हम लोग की हेल्प रहती है। और ज़्यादातर न्याय हमारे यहाँ होता है, ताकि पुलिस स्टेशन हो या कोर्ट कचहरी हो, हम लोग सबको सलाह देते हैं कि इस चौराहे पे पैर मत रखना, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोशिश करो, दोनों को सामने सामने बिठा के सेटलमेंट होता है तो सेटलमेंट करवा देते हैं। इस तरह से हमारा सोशल वर्क चलता था और लोग हमारे में फेथ रखते आज भी। शायद ऐसा हिंदुस्तान में और किधर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ इलेक्शन के बाद लोगों के घरेलू विषय ज़्यादा हम लोग हैंडल करते हैं। और आज भी वो दौर चालू है, आज भी वो काम हमारा चालू है। भले मैं पिछले 10 साल से नगर सेवक नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऑफिस में रोज सुबह में वही गर्दी रहती है। एडमिशन के लिए आएंगे स्कूल का, तो कुछ कमेटी पे हम लोग हैं। कॉलेज, विवाह कॉलेज की कमेटी पे हूँ, तो वहाँ पे एडमिशन से लेके कुछ भी आए तो अप्रोच करते हैं।
हमारे नगर सेवक को ही अप्रोच करते हैं और उनका काम आसानी से होता है। मैं एक ही नहीं, हमारे 100 में से 100 नगर सेवक ये सब काम करते हैं। मतलब केवल कुर्सी पे नहीं बैठे लेकिन काम बराबर चल रहा है। सोशल और ये दोनों मैंने बोला वैसे। हमारे सूत्र ये कहते हैं कि आप समाज सेवा को ही अपना धर्म मानते हैं, तो उस हिसाब से आपने कितने सामाजिक कार्य किए हैं, समाज के लिए कितने कार्य किए? नहीं, मैं कोई इतना बड़ा दावा नहीं करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा समाज सेवक हूँ, लेकिन एक इतना ही है कि आए हुए आदमी को उसका अगर होने जैसा काम है तो मैं हेल्प करता हूँ, और जिसका काम होता है करके लोग दूसरे को भेजते हैं। चाहे फिर किधर कोई बिल्डर के पास पैसा फंस गया हो, चाहे कोई पुलिस वालों ने हैरान किया हो, कुछ भी हो, कोई भी हमारे पास अगर आता है तो एक हमारा ब्लड में है कि पहले हो सकता है तो उसे हेल्प करो, और करते हैं। ऐसा कोई केस कभी आपके सामने आया जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित महसूस हुआ हो कि ऐसा भी हो सकता है लोगों के साथ? नहीं, पर्टिकुलर केस बोले तो ऐसा आश्चर्य से कि हमारे लिए, मैं बोला ना, सोशल काम करते टाइम अभी आपको मैं बताता हूँ, पूरे वसई तालुका में जितनी बॉम्बे की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है उसका पूरा स्टाफ वसई विरार में रहता है। ये कितने लोगों ने इसकी नोटिस की है, लेकिन हमारे नेता और हमारे कुछ प्रमुख नगर सेवक के पास पूरी डिटेल है कि ब्लड कहाँ से मिलेगा, बाईपास करनी है तो कौन से डॉक्टर के पास जाना है, किडनी का एक ऑपरेशन करवाना है तो किसको अप्रोच करना है, कौन सी हॉस्पिटल में कौन सी कैटेगरी में डालना है तो बिल कम होवे। ये सारी जानकारी हम लोग रखते हैं, इसलिए लोग हर चीज़ के लिए आते हैं और हम लोग बॉटम लेवल पे जाके उनको हेल्प करते हैं, इसीलिए लोग इतना मानते हैं। मानते पे याद आया, जैसे कि एक सवाल और उठता है सर यहाँ पे कि सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष, ऐसा कोई अभी तक नहीं बना शायद जो आपसे प्यार ना करता हो, या फिर यूँ कहें कि जो आपका सम्मान ना करता हो। तो ऐसा कोई विशेष मतलब कोई तकनीक आपने अपनाई है जो हम लोगों को भी बताई है? मैंने बोला वैसे, वो हमारे फादर के टाइम से और बाद में हमारे ये जो करंट नेता जो 6-7 टर्म हितेंद्र ठाकुर थे, उनसे कुछ बातें सीखी है। भले उम्र में छोटे हैं लेकिन वो बातें जरूर सीखी है कि आए हुए कोई भी आदमी का होता है तो काम करते हो, फिर वो चाहे उनके सामने या हमारे किसी नगर के सामने लड़ा हो, अपोजिशन का हो, वो शिवसेना का है, भाजपा का है या कांग्रेस का है, वो कभी देखते नहीं, उनसे होता है वो। और वो सारा हमारे टोटल नगर सेवक इसी तरह से सबका काम करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास हो सकता है कुछ लोगों का ज़्यादा सॉल्यूशन होता होगा, करके ज़्यादा आते होंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। मेरे जैसे 15-20 नगर सेवक जो सीनियर है, सुबह में 10 बजे से लेके ये दरबार लेके बैठते हैं और लोगों का काम करते रहे। आज भी भले वो रिटायर, वैसे में मानकर साहब देखो, उमेश नाइक देखो, राजू पाटिल देखो, राजनीति से सब बाहर आने के बाद भी काम सबके चालू है। लोगों के उनकी ऑफिस में प्रफुल्ल साने देखो, पंकज ठाकुर, अजू पाटिल, इनके ऑफिस में जाओ कभी भी आपको गर्दी मिलेगी। सभी लोग लोगों के साथ रहते हैं, इसीलिए लोग शायद हमको ज्यादा प्यार करते हैं। आपको बता दें कि जीतू भाई जी महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और कई सालों से बिना विरोध उस पद पर बने हैं, और ये शायद पहले ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके सामने कोई खड़ा नहीं। तो अब महाराष्ट्र के जो कैरम के खिलाड़ी हैं, जिन्हें आप देश से लेकर विदेशी स्तर पर पहुंचाने के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, किस तरीके से उनके लिए आपका विजन है और किस तरीके से आप उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खेल को किस कैरम के खेल को किस स्थान पर रखना चाहते हैं? कैसा है, बेसिकली 75 से लेके 82 तक, क्योंकि 82 में मेरी शादी हुई, उसके बाद थोड़ा कम हुआ। 75 से 82 तक मैं खुद कॉलेज में कैरम चैम्पियन रह चुका हूँ। वैसे कॉलेज में 4 साल मैं चैम्प था, और मेरी तो आइडेंटिटी कैरम आज भी, अगर मेरे उस वक्त के अगर दोस्त उनके बच्चों के साथ मिलते हैं तो पहले ही बताते कि ये हमारे कॉलेज का कैरम चैम्प है, और आइडेंटिटी ये जो है मेरे साथ रही। और बाद में 90 में जब कला क्रीड़ा महोत्सव हमारा शुरू हुआ ना, तो उसमें कैरम विभाग मैं संभालता था, तो सारे महाराष्ट्र के प्लेयर वसई में आते थे, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनके एग्जीबिशन मैच के लिए बुलाते थे। और ऐसे करते करते उन्होंने एक दिन मुझे प्रपोज किया कि आप महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट की हमारी कमेटी है, जिसका मैं प्रेसिडेंट था ही, तो पालघर डिस्ट्रिक्ट एफिलेटेड विद महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन था, तो उसमें से जब एजीएम में चुनने का हुआ कि भाई
हर डिस्ट्रिक्ट 22 जिले की कमेटी थी। टोटल महाराष्ट्र में 22 जिले की कमेटी है और सारे के सारे महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन एफिलेटेड है। और अचानक से एजीएम में नॉमिनेट हुआ कि भाई अपने को अगला प्रेसिडेंट चुनना है। तो 22 जिलों के सब पदाधिकारी बैठे थे। उसमें से पहला हमारा जो जनरल सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र के अरुण केदार, जो इंटरनेशनल प्लेयर रह चुका है, उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया कि जीतू भाई शाह ये सभी जानते हैं कैरम प्लेयर को हेल्प करते हैं, कैरम के लिए टाइम देते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस बार प्लेयर में से कोई कैंडिडेट खड़ा होवे। नहीं तो जनरली कोई भी एसोसिएशन पॉलिटिकल और ये बेस पकड़ते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि प्लेयर में से, तो सारों ने बोला बराबर है। और जीतू भाई शाह अगर होते हैं तो 22 के 22 जिलों ने बोला कि हम लोग उनको बिन विरोध देंगे, हमें इलेक्शन नहीं चाहिए अगर वो एग्री होते हैं। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज तक कोई खड़ा भी नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, वैसा नहीं। सेकंड टाइम भी उन्होंने बोला कि अगर आप ये पद संभालते हैं तो हमें वापस इलेक्शन नहीं लेना है, इसलिए 5 साल के बाद वापस मुझे अलॉट किया। अभी 2027 तक मैं ही प्रेसिडेंट रहूँगा। ऐसे 10 साल का टेन्योर मेरा पूरा होगा और अच्छे से हमारा महाराष्ट्र आज प्रोग्रेस भी किया। पूरे इंडिया में महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन अव्वल नंबर पे है। महाराष्ट्र के प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे 3 बार 4 बार वर्ल्ड कप ला चुके हैं। यानी सारे जो कैरम प्लेयर्स है उनको मालूम है कि महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन वो भी एक टीम वर्क है और साल में 15 टूर्नामेंट्स पूरे महाराष्ट्र में हम लोग करते हैं अलग अलग जिलों में। तो इस तरह से वो कैरम का काम हमारा चालू है और रोज नए नए बच्चे उसमें तैयार हो रहे हैं प्लेयर। आप खेलते हैं क्या? हाँ, मैं खेलता हूँ। अभी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं बोला मैं तो कॉलेज में चैंपियन था, इसलिए अच्छे तरह से खेलता हूँ, कोई इशू नहीं। अभी मैं एक ही मैसेज दूंगा यंगस्टर्स को कि ये गांव आपका है। यहाँ पे 25-30 साल में कॉस्मोपॉलिटन आज जो पॉपुलेशन जो आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान का पॉपुलेशन मुंबई में आता है और मुंबई में घर परवड़ता नहीं, इसलिए वसई विरार में लोग आते हैं। यहाँ हर कास्ट के, हर समाज के मंडल है। इतनी जातियां है कि इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगी उतनी वसई तालुका में आपको मिलेगी। तो इन सब में जूने लोगों ने हमारी जो आज जिम्मेदारियां है, जो हम लोग पॉलिटिकल बोलते हैं लेकिन सोशल बेस पकड़ के 35 साल से जो हमारी टीम ने काम किया है, उसी तरह से यंगस्टर ने आगे आना चाहिए और ये कॉरपोरेशन का जो आने वाले इलेक्शन में वो संभालना चाहिए, लोगों के साथ रहना चाहिए। और अभी का जो दौर है वो लोगों के साथ जो रहेगा, कैंडिडेट परफेक्ट रहेगा, वही चुन के आएगा। इस तरह का अभी जो माहौल है, तो उसके साथ मैं अपील करूंगा कि जिनको इंटरेस्ट है सोशल वर्क या लोगों के साथ रहने में, उन्होंने इस राजनीति में आना चाहिए। राजनीति अच्छी चीज है या समाज सेवा अच्छी? देखो, समाज सेवा करते टाइम राजनीति की पॉलिटिकल बेस की भी जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल, आज मेट्रो लानी है। 25 साल में आपको एक बता देता हूँ कि हमारे नेता के साथ जो नगर सेवक की टीम है, पानी के लिए कितना काम किया आपको मैं बता देता हूँ, आप पूछने से पहले ही। 25-30 साल में जो दौर था कि पानी के लिए लोग भटकते थे, इधर उधर टैंकर पे डिपेंड रहते थे। आज 25-30 लाख की पॉपुलेशन होने के बावजूद आने वाले 25 साल तक दिक्कत नहीं आएगी। इतना काम हमारी टीम ने करके रखा है, हमारे नेता के। हाँ, हमारे नेता के इतने काम करके रखे हो, मैं आपको मुंह पे बता सकता हूँ। तो इस तरह से हर एक ने आगे का काम आगे अगर करना है और शहर को बरकरार रखना है, तो डेफिनेटली इस चुनाव में यंगस्टर को मैं अपील करूंगा कि गांव की धुरा जो है वो उन्होंने संभालनी चाहिए। अभी हमारे मैक्सिमम 65 प्लस हो गए, तो हम लोग स्फूर्ति से और 2-5 साल काम करेंगे, लेकिन आगे ये संभालना तो है किसी न किसी को। तो इसलिए मैं अपील करूंगा कि ये जो है, किसी ने ये नहीं सोचना चाहिए कि राजनीति में क्यों जाना है। अपना गांव, अपना शहर अपने को ही संभालना है, कोई बाहर वाला आके मदद नहीं करेगा। आपके अनुसार एक अच्छा व्यापारी और एक अच्छा समाज सेवक बनने में क्या समानता है? नहीं, व्यापारी, समाज सेवक, देखो हर चीज के लिए अपने को अपना काम धंधा संभाल के सोशल वर्क करना है, तो उसके लिए वक्त देना है। तो अपने काम धंधे को भी वक्त देने के बाद सोशल अगर इंटरेस्ट है सोशल काम में, तो उसके लिए वक्त देना चाहिए। फिर बेस चाहे पॉलिटिकल हो या कोई भी हो, फील्ड आपको चुनना है, लेकिन दोनों को वक्त देना पड़ेगा और दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। वो भी
जहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए ज़्यादातर सफरर फैमिली रहती है। 15-16 घंटा धंधा और यही संभालेंगे बिजनेस और ये सोशल, तो घर में वक्त नेचुरली कम जाएगा। तो वहाँ से सपोर्ट होगा तो ही आगे बढ़ सकता है आदमी। तो ये सब बातें मेरे बारे में तो पॉजिटिव रही। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि फैमिली बैकग्राउंड, तो वहाँ पे एक पर्सनल सा सवाल आता है कि आपने कहा कि आपकी वाइफ का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में, तो किस तरीके से योगदान रहा ये भी मैं जानना। तो मेरी राजनीति में भी इंटरेस्ट लेती है, मेरे बिजनेस में भी इंटरेस्ट लेती है, उसको सब नॉलेज है, मतलब आपको उसको सब मालूम है। कंपनी मिली हाँ, पूरा पूरा उसको मालूम है, कहीं ना इसलिए कहीं आप खुद को लकी मैन समझते हैं। हाँ, उसको नॉलेज है पूरा उसमें कि आज अगर रात को 12 बजे आए तो किस काम में गए, चलो ठीक है, ऐसा कभी उसके लिए झगड़ा नहीं किया उसने। आपने जैसे बताया कि राजनीतिक कार्यकाल में आपने किस तरीके से काम किया, सामाजिक विषयों पर किस तरीके से काम किया, खेल कूद में भी आपने बहुत अच्छा योगदान दिया। कुल मिला के आप पूरे काम में निपुण नजर आए। लेकिन मुझे ये बताइए कि एज अ व्यापारी आपने व्यापारियों के लिए किस तरीके से काम। यहाँ शुरू से वसई में, विरार में, नाला सुपर में, हर जगह पे व्यापारी संगठन चलती है। और हमारे आगे भी, हमारी जो आगे की जनरेशन थी, मेरे फादर, उनके जो उस वक्त के जो व्यापारी वर्ग, उनका भी एक व्यापारी संगठन था। और व्यापारियों पे अगर कहीं पे अत्याचार होता है या कुछ इनजस्टिस होता है तो इकट्ठा होकर लड़ाई करते थे, लड़ते थे, प्रशासन से लड़ते थे। तो आज मेरे टेन्योर में एक किस्सा ऐसा बना कि एलबीटी ये जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डाला तो प्रिंटेड जो रूल्स रेगुलेशन और उनका बुक आया, एज गुड एज सभी प्रोडक्ट पे 4% 4% के आसपास एलबीटी लगा था, जिसमें पूरे वसई तालुका के व्यापारी ठप हो जाते थे। उसके बाद मैं उस संगठन में था करके मेरे तक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, किराना माल वाले, कपड़े वाले, हमारे जो एरिया के थे, सब आके मिलने लगे कि जीतू भाई ये तो झिझिया कर डाल दिया है गवर्नमेंट ने, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने बोला दो रास्ते, एक तो कोर्ट कचहरी करो या फिर अपने नेता के पास जाते, हम मुझसे बात करते, वो सीएम से बात करेंगे। ऐसा दौर आया था और हर एक का सुन के 0.5% से लेके 1% के अंदर सबको सेट करके दिया। और कॉरपोरेशन की ट्रेजरी को भी नुकसान ना हो ऐसा लोगों से हम लोग ने अपील किया, व्यापारियों से और इंडस्ट्री से, कि चोरी नहीं करना, ईमानदारी से इतना एलबीटी अपने को कलेक्शन करना है, तो जो अभी रेट कम करके दिया है वो आपको भरना है। और ये विश्वास व्यापारियों ने रखा और वो सक्सेसफुली हमने करके दिखाया। आज कहाँ 4% और कहाँ एक आधा टका। पेट्रोल डीजल वाले पंप लेके आगे चले जाते थे, उनको 4% लगाया था, वो 0.5 और 0.65 पे डीजल और पेट्रोल करके दिया। तेल वाले को 4%, मुश्किल से वो यहाँ से वो जो फरसान वाले तेल लेके जाते हैं वो आधा 1% के ऊपर वो बेर ही नहीं कर सकते थे, नहीं तो क्वालिटी खराब करते थे, उनको भी जस्टिस करके दिया। चप्पल बूट वाले, हर एक आदमी को जस्टिस मिला के दिया और वो इससे काम करने को भी मजा आया हमें। तो आज व्यापारियों के लिए, जो मैं था इस फील्ड में, मेरे को खुद को नॉलेज था कि व्यापारी की हालत क्या हो सकती है, इसलिए आसानी से हमारे नेता के पास जाके सारे तालुका के फिर बाद में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए। इसीलिए आपका इतना आदर सम्मान और आप। हाँ, वैसे सोपारा, वसई, हर जगह व्यापारी संगठन है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंतिम सवाल ये है कि वसई विरार का भविष्य आप किस ओर देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? मैंने बताया आपको कि 35 साल के टेन्योर में जो पेपर वर्क करके गवर्नमेंट से पानी के लिए जो प्रोविजन करके रखा है हमारे नेता के साथ, पूरी हमारी नगर सेवक की टीम ने काम करके, वो आने वाले 25 साल तक पानी मिलेगा, इतना पानी का प्रोविजन करके रखा है। ये आपने अपने कार्यकाल से ही करके रखा है? हाँ सर, फिर भी पानी की वसई विरार में इतनी कमी है। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि स्टेज वाइज वो पानी आ रहा है। अभी आप अगर डिटेल जानना चाहेगी तो मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि सबसे पहले उसगांव योजना 20 mld की आई, उसके पहले 10 या 12 mld की पेलार की योजना थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया और 100 mld पहला सूर्या योजना से आप हमारे आमदानी, वो तो पूरे वसई तालुका में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र हिल गया था। वो स्कीम जब 268 करोड़ की अलॉट हुई, 1 वोट की कीमत ली थी हमारे नेता ने कि हमारे तालुका के लिए पानी दो, तभी वो 100 mld आया।
उसके बाद और 100 mld आया। आज इस वक्त आपसे मैं बात कर रहा हूँ, सूर्या योजना से और 200 mld हमको और 100 mld मीरा भाईंदर को ये योजना चालू हो चुकी है। करीबन उसमें से 100 mld पानी आज उठा रहे। आप जो बोले कि पानी की कमी, तो उसके लिए जो पाइपलाइन या बिछाना है, 1 साल पहले हमारे पीएम साहब ने उसका ओपनिंग किया था। बहुत कम लोगों को मालूम है। 550 करोड़ रुपए की इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पानी आया लेगे किसमें, तो उसमें 23-24 ओवरहेड टैंक्स, साथ में उसके पूरे तालुका में पाइपलाइन बिछाना, ये काम चालू है। आप हाईवे से देख रहे, हाईवे से रोड खोदते जा रहे, बड़े बड़े पाइप डाल रहे। अगर उसमें से पानी आएगा तब गांव में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसमें से अभी भी और 100 mld उठाना बाकी है। प्लस मैं जब स्टैंडिंग चेयरमैन था, मुझे याद है उसी टेन्योर में करीबन 180 करोड़ के आसपास महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमारे नेता ने पैसा दिलवा के रखा था कॉरपोरेशन की तरफ से, चेक कि आने वाले फ्यूचर में देरजा ये जो डैम है वो डैम हमें मिले और वो पूरा वहाँ की योजना अपनी हो जाए। लेकिन उसके बावजूद उसमें से वो क्लेम था पैसे का, इसलिए आज वो 200 mld और अपने को 190 mld उसमें से अपने को मंजूर हो गया है। बरसों से 25 साल से हमारा फॉलोअप था, जिसका सर्वे होता था। खुलसापाड़ा 1, खुलसापाड़ा 2, ऐसे जो डैम, उसमें से वो डैम बन चुके हैं। अभी उसमें से पाइपलाइन डाल के पूरे जो पूर्व पट्टी है इंडस्ट्री बेल्ट और वो 100 mld के आसपास पूरा उधर के एरिया को पानी वो मिलेगा। यानी ये स्टेज जो है आने वाले 20-25 साल तक का प्रोविजन ये हम लोग ने करके रखा है, ये मैं दावे से बोल रहा हूँ। एक ये कि अभी जब आपने सूर्य प्रकल्प योजना की बात की, जब ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तो क्या महानगर पालिका के पास कुछ इमरजेंसी में देने के लिए पानी नहीं है? क्योंकि अपने ही महाड़ा कॉलोनी के लोग सर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। नहीं, उसमें कैसा था, समझो रोज का 300 mld पानी आ रहा है और अचानक से उसमें फेल्यूर इलेक्ट्रिकल की वजह से अगर 100 mld भी बंद हो जाता है तो बैकलॉग तो आने वाला है। वो पानी की प्रेशर भी कम हो जाएगा और डायरेक्ट 1/3 पानी भी कम हो गया तो उतना कम मिलने वाला है। फिर जिसको भी जो पानी है वो कॉरपोरेशन भी डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम उनकी कसरत होती है, तो अफरा तफर तो थोड़ी होती है। 8-10 दिन हर बार ऐसा होता है, लोगों को भी मालूम है और इसलिए कॉरपोरेशन पहले ही इन्फॉर्म करती है। वो हम लोग ने शुरू से वो पायदा करके रखा है कि भाई पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि आज लाइन लीकेज हुए, आज अमुक प्रॉब्लम हुआ है, तो वो पानी कम आएगा, तो लोग भी संभाल के वापरते हैं। जब आप वसई विरार महानगर पालिका के पहले स्टैंडिंग चेयरमैन बने थे और काफी लंबे समय तक आप बने रहे, तब आपका कार्यकाल किस प्रकार? पहली बात तो जब मैं स्टैंडिंग चेयरमैन बना ना, उस वक्त करीबन जो पहला बजट बना नगर परिषद महानगर पालिका, मोर देन 3000 करोड़ यानी 3200 करोड़ के आसपास का बजट था और काफी सरकार से फंड भी हम लोग ने लाए दिल्ली से, क्योंकि न्यू कॉरपोरेशन को जो मिलता है वो सब हम लोग ने लेके आए। लेकिन उस वक्त ऐसा था कि पश्चिम पट्टी में जो थे गांव वो विरोध कर रहे थे कि हमको महानगर पालिका में नहीं जाना है। अभी एक ग्राम पंचायत जैसे भुईगांव या आगासी या इनकी 2 या 3 लाख की रेवेन्यू थी साल भर में, तो ये लोग तो लाइट का बिल भी नहीं भर पाते थे, ऐसी हालत थी उनकी। आज वहाँ पे घर घर से कचरा उठाने लगे, हर गली में स्ट्रीट लाइट लगने लगी, वहाँ के सारे रास्ते बने। जहाँ पे 2 लाख का रेवेन्यू नहीं था उस गांव में 2-2 करोड़ के गटर और रास्ते के काम हुए। आप सोचो, और वहाँ पे उस वक्त तो टैक्स का भी विरोध कर रहे थे, हालांकि ग्राम पंचायत के लेवल का ही टैक्स था, उससे ज्यादा कम ही था। और उस वक्त हमने अनाउंस कर दिया था कि आने वाले 10 सालों तक हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। अभी ये सब होने के बावजूद आस्ते आस्ते लोगों में अवेयरनेस आया कि भाई महानगर पालिका की क्यों जरूरत है। अगर आज तुम लोग निकाल दो अपने गांव उसमें से, तो तुम्हारा लाइट बिल भरने का भी वांदा हो जाए। पहले के जो अंधेरे में रहने वाले गांव है ना, ऐसे गांव में तुम्हारा परिवर्तन हो जाए। आज शहर से आप जुड़ गए, घास जैसा रोड बनने से लोग डायरेक्ट बस स्टेशन पहुंचते हैं। तो ये सब मेरे 2 साल के टेन्योर में काफी काम हुए। हर गली हर गांव में रोड, रास्ते, गटर क्या नहीं किया, सब काम किया। पहले 5 साल में मेरे ही नहीं, मेरे बाद के भी 2 साल में अजू पाटिल थे, नारायण मानकर थे,
सभी ने काम किए, संदेश जाधव थे, सभी ने गांव को किसी को पीछे नहीं छोड़ा, सबको साथ लेके चले, इसलिए आज चित्र ऐसा दिख रहा है। तो सुना आपने, सर ने अपना पूरा कार्यकाल बताया, युवाओं को सीख भी दी और रिश्तों को कैसे संभालना है, खासकर अपनी पत्नी को कैसे खुश रखना है वो भी उन्होंने बताया। इसीलिए उनका जीवन इतना अच्छा चल रहा है और ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा चलेगा। सर आपको जन्मदिन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आज आप 67 बरस के हुए हैं, आप 50,000 साल और जिए, इसी तरीके से लोगों को सीख देते रहें और अपना अनुभव बताते रहें। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत